जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेटरी मोशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। यानी दृढ़ पिंड हो तो दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे। देखिए, दृढ़ पिंड की डिफिनीशन आपको बताई गई थी कि ऐसा पिंड जिस पर बाह्य बल लगाने से उसके कणों के बीच की दूरी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इस प्रकार के पिंड को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। तो अगर हम किसी दृढ़ पिंड की परिकल्पना कर लें, ये दृढ़ पिंड है और यह दृढ़ पिंड, देखिए दृढ़ पिंड को यह माना जाता है कि यह सतत रूप से अनंत कणों से मिलकर के बना है। तो इसके लिए सतत का मतलब लगातार एक कण से दूसरा कण, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरह से अनंत कण आपस में जुटे होते हैं और आपस में जुड़ करके दृढ़ पिंड का निर्माण करते हैं। तो अब दृढ़ पिंड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, मोटाई भी होती है। इसलिए इसका x निर्देशांक भी होता है, y निर्देशांक भी होता है और z निर्देशांक भी होता है। तो अगर हमको द्रव्यमान केंद्र निकालना हो ना, तो हम करते क्या हैं कि इसका एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। दृढ़ पिंड के एक छोटे से कण की कल्पना कर लेते हैं और हम मान लेते हैं कि छोटे कण का द्रव्यमान dm है। m का मतलब द्रव्यमान और dm का मतलब छोटा सा द्रव्यमान। dd का मतलब डेल्टा होता है, छोटा सा द्रव्यमान। और अगर हम इस कण की स्थिति को अगर हम मान लेते हैं कि इसके निर्देशांक x, y और z हो, क्योंकि x लंबाई को प्रदर्शित करता है, y चौड़ाई को प्रदर्शित करता है और z जो है दृढ़ पिंड की मोटाई को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम छोटे से भाग की सहायता से द्रव्यमान केंद्र निकालें और फिर उसका समाकलन कर दें, तो समाकलन कर देने से हमको पूरे पिंड का यानी पूरे निकाय का या कह लीजिए पूरे दृढ़ पिंड का हमको द्रव्यमान केंद्र निकल जाता है। तो अब अगर हमको XCM निकालना हो, XCM का मतलब होता है द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक। तो द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है XDM। तो XDM का मतलब इसका x अक्ष का थोड़ा सा पार्ट और इसका हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं और फिर नीचे हम लिख दिया करते हैं इंटीग्रेशन dm। तो dm का मतलब छोटा सा द्रव्यमान और उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो पूरे पिंड का द्रव्यमान निकल जाएगा। इंटीग्रेशन, समाकलन को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है, देखिए अगर थोड़ा सा पार्ट हम ले लें और थोड़े से पार्ट का हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन निकाल देते हैं तो हमको पूरा मान निकल जाता है। ये सारी चीज़ें जब आगे चल करके आप मैथ में समाकलन और अवकलन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान में रखे रहना है। अब आप देखें, अब ये है इंटीग्रेशन XDM और ये देखिए ये dm छोटा सा द्रव्यमान था, इसका इंटीग्रेशन ले लिए तो पूरा द्रव्यमान हो गया। तो अब इसकी जगह पे हम चाहें तो कैपिटल M लिख सकते हैं। अगर इसी तरह से द्रव्यमान केंद्र का y निर्देशांक हमको ज्ञात करना हो तो इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन dm हो जाएगा और फिर इसके जगह पे हम चाहें तो कैपिटल M लिख सकते हैं
तो इंटीग्रेशन y dm अपॉन यम हो जाएगा। और फिर द्रव्यमान केंद्र का z निर्देशांक हमको निकालना हो तो इसको हम निकालेंगे इंटीग्रेशन z dm अपान हो जाएगा इंटीग्रेशन dm। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं, देखें ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन z dm अपान हो जाएगा यम। तो ये तो है कि कार्तीय रूप में अगर x y z के रूप में हम निर्देशांक निकाले ना तो इसको हम कार्तीय निर्देशांक कहा करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमको सदिश के रूप में निर्देशांक निकालना हो तो सदिश के रूप में निर्देशांक हम निकालते हैं, इसको स्थित सदिश कहते हैं RCM। और स्थित सदिश जो है सदिश राशि होती है। तो RCM का मतलब द्रव्यमान केंद्र का स्थित सदिश, और इसको हम साल्ट में लिख देते हैं 1/m। ये जो है 1/m होगा। और फिर यहाँ पर इंटीग्रल वेक्टर r होगा। वेक्टर r के ही जगह पर बारी बारी से एक बार x रखा गया था, एक बार y रखा गया था, एक बार z रखा गया था, और फिर इसके साथ साथ dm रहेगा। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि अगर हमको कार्तीय निर्देशांक निकालना होगा यानी x y z के रूप में निकालना होगा तो हम इन फार्मूलों का यूज करेंगे। और अगर हमको सदिश के रूप में निर्देशांक निकालना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। इस पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन सब चीज़ों का यूज कैसे किया जाता है। तो ये रहा दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना हो तो एक समान छड़ का द्रव्यमान केंद्र हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक समान छड़ का मतलब होता है वह छड़ जिसके प्रत्येक भाग का घनत्व एक समान हो और प्रत्येक स्थान पर उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई हर जगह एक समान हो। यानी छड़ का द्रव्यमान सर्वत्र सम रूप से चारों तरफ फैला हुआ हो। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि कोई एक समांग छड़ है। समांग छड़ का मतलब जिसके प्रत्येक भाग का द्रव्यमान एक समान है। हम मान लेते हैं कि एक समांग छड़ AB जिसकी लंबाई स्मॉल l है और इसका संपूर्ण द्रव्यमान स्मॉल m है। अब हमको इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है तो इसके लिए इससे एक तल से होते हुए x अक्ष और दूसरे तल से होते हुए हम y अक्ष मान लेंगे। और फिर इन दोनों अक्षों का कटान बिंदु मूल बिंदु होगा और मूल बिंदु को O से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हमको ये जो एक समान छड़ है इसका द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम छोटा सा भाग इसका काट लेते हैं और छोटा सा भाग CD जिसकी लंबाई को हम dx मान लेते हैं और यह मूल बिंदु से स्मॉल x दूरी पर है। तो अगर हम और ये जो अल्पांश भाग है इसकी लंबाई dx है और इसका जो द्रव्यमान है वो dm है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो l लंबाई का द्रव्यमान m है। हम इसको लिख देते हैं छड़ के l लंबाई का द्रव्यमान, l लंबाई का द्रव्यमान और यह द्रव्यमान स्मॉल m है।
तो यल लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल यम है। अगर एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालना हो तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे छड़ के एकांक लंबाई बने एक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान और यह एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान होगा ये हो जाएगा आपका यम बाई यल। तो अगर एक लंबाई का द्रव्यमान यम बाई यल हो तो जो dx लंबाई है, dx लंबाई का द्रव्यमान कितना होगा? तो इसके लिए हम इस लंबाई में dm का गुणा कर देंगे, यानी छड़ के खंड CD का द्रव्यमान, यहाँ लिख सकते हैं खंड CD का द्रव्यमान। तो जब एक लंबाई का द्रव्यमान m बाई यल है तो dx लंबाई का द्रव्यमान अगर हमको निकालना हो तो देखें dx लंबाई के द्रव्यमान को हम dm से प्रदर्शित किए हैं। तो dx लंबाई का द्रव्यमान m बाई यल इसमें dx से गुणा कर देंगे। एक लंबाई का द्रव्यमान m बाई यल तो dx लंबाई का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए dx से गुणा कर देंगे। अब अगर x निर्देशांक ज्ञात करना हो इसके द्रव्यमान केंद्र का, और चूंकि छड़ जो है x अक्ष के तरफ ही फैला हुआ है, तो जब ये छड़ x अक्ष के तरफ ही फैला हुआ है तो इसको, इसके द्रव्यमान केंद्र को हम x cm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिर जरा ध्यान पूर्वक आप देखें तो फार्मूला हमने देखा था x dm अपान हो जाएगा इंटीग्रेशन dm। अब देखें सबकी वैल्यू हम रखते हैं, तो अब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पर लंबाई है तो प्रारंभ में लंबाई 0 थी और टोटल लंबाई अंत, देखिए यहाँ पर लंबाई 0 थी और टोटल जो लंबाई है, तो चलिए देखते हैं। अब ये है आपका x और फिर ये dm। तो dm की वैल्यू आपने देखा है, तो dm की वैल्यू जो है ये m बाई यल dx है और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ये dm है। तो फिर देखते हैं ये वैल्यू इंटीग्रेशन dm के जगह पे हम चाहें तो m लिख सकते हैं, क्योंकि dm का मतलब छोटा सा द्रव्यमान, और जब इंटीग्रेशन ले लेंगे तो पूरा द्रव्यमान निकल जाएगा, ठीक ना। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आगे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा आपका x cm इज इक्वल टू, देखिए m बाई यल कॉन्स्टेंट है, तो m बाई यल कॉन्स्टेंट है। देखें अगर ऊपर हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट किए हैं तो इसको भी हम स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो m बाई यल को हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर नीचे हो जाएगा m, और ये इंटीग्रेशन अब हो जाएगा 0 टू यल और ये हो जाएगा x dx। फिर m से m कैंसिल हो जाएगा, x cm इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन यल। अब x का हम समाकलन कर देंगे, तो x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 होता है, हमने आपको पहले बताया भी था, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो ये 1 बाई 2 और ये हो जाएगा x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट यल हो गया। फिर देखिए क्या है, x cm इज इक्वल टू ये हो गया 1 अपान 2l और फिर यहाँ x के जगह पे यल स्क्वायर माइनस 0, तो फिर ये हो जाएगा x cm इक्वल टू 1 अपान 2l और इनटू हो जाएगा यल स्क्वायर। तो यल से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये मिला यल बाई 2।
यानी यक्स सी एम इज इक्वल टू यल बाई टू। क्षण जो होता है केवल यक्स अक्ष के ही रूप में होता है, और यल बाई टू इसकी पूरी लंबाई यल थी, और यल बाई टू का मतलब आधी लंबाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक समांग क्षण होगा ना, तो एक समांग क्षण का द्रव्यमान केंद्र उसके ठीक बीचों बीच में काम करता है, लंबाई के आधे पर काम करता है। तो कई बार आपसे ये कह दिया गया है कि सिद्ध कर दीजिए कि एक समान लंबाई के क्षण का द्रव्यमान केंद्र उसके बीच में होता है। तो अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आप उस हिसाब से जवाब देंगे, लेकिन एक चीज आप याद रखे रहिए कि ये इंपॉर्टेंट टर्म है और ये एग्जाम में आपसे हमेशा पूछा जाता है। अब हम लोग द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में पढ़ेंगे, यानी मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई दृढ़ पिंड है जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और इन छोटे छोटे कणों के जो द्रव्यमान हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि इनके द्रव्यमान m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन mn हैं, और मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थित सदिश वेक्टर r1, वेक्टर r2, वेक्टर r3 एंड सो ऑन वेक्टर rn हैं, और इनके ऊपर लगने वाला जो बाह्य बल है, यह बाह्य बल क्रमशः वेक्टर F1, चूंकि बल भी सदिश राशि होती है तो इसको वेक्टर के रूप में लिखते हैं, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, वेक्टर F4 एंड सो ऑन वेक्टर Fn है। और अब जरा देखें, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति सदिश होती है, यह m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस एंड सो ऑन, ये mn वेक्टर rn होता है, और अपान यह होता है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन प्लस mn होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn का मतलब टोटल द्रव्यमान हो गया। अगर पिंड के टोटल द्रव्यमान को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करें, और चूंकि देखिए ये स्थित सदिश है तो इसको वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे, वेक्टर आर सी एम इज इक्वल टू ये m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस एंड सो ऑन mn, इसके जगह पे हम लिख देते हैं 1/m, और फिर ये हो जाएगा आपका देखें m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस एंड सो ऑन mn वेक्टर rn हो जाएगा। अब देखें हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन करेंगे, तो जब अवकलन करेंगे तो मिलेगा d वेक्टर आर सी एम अपान हो जाएगा dt। ये याद रखे रहिएगा, जब d बाई डी टी जोड़ देते हैं साथ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि t के सापेक्ष अवकलन लिया जा रहा है। आगे चल करके आप मैथ में पढ़ेंगे अवकलन, और अवकलन के बाद तब जा करके आप समाकलन पढ़ेंगे। तो अब चलें देखें, अब सबका हम अवकलन लेते हैं। द्रव्यमान जो होता है कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान का अवकलन नहीं होगा, तो और r1 r2 r3 का केवल अवकलन होगा। तो ये हो गया 1/m, और ये है m1, और यहाँ लिख देंगे dr1/dt
और प्लस हो जाएगा m2 dr2 अपॉन dt और प्लस हो जाएगा m3 dr3 अपॉन dt प्लस एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा man, यहाँ लिख देता हूँ man drn अपॉन dt। तो फिर जरा ध्यान पूर्वक देखें आगे, हम आपको बता दें कि ये जो dr का मतलब एक तरह से यह विस्थापन होता है, ध्यान दीजिए, यह एक तरह का विस्थापन होता है। तो ऊपर विस्थापन होगा और नीचे समय होगा, और विस्थापन बटा समय जो होता है वह वेग होता है। विस्थापन बटा समय वेग होता है, तो इसको हम जो है लिख सकते हैं वेक्टर v और वेक्टर v cm, यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग। ये याद रखे रहना, dr अपॉन dt जो होता है वो वेग के बराबर होता है, dr अपॉन dt वेग होता है। इसका एक बार और अवकलन कर लेंगे तो ये त्वरण के बराबर हो जाता है। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन m, और फिर इसको अगर हम देखें तो ये है m1 और ये हो जाएगा वेक्टर v1, ये वेक्टर v1 हो गया, ये m2 वेक्टर v2 हो गया, ये m3 ये वेक्टर v3 हो गया, प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया mn और ये हो गया वेक्टर vn। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो फार्मूला देखे हैं यही द्रव्यमान केंद्र की गति का सूत्र है, गति माने वेग का सूत्र है। अब इसके बाद अगर हम फिर आगे बढ़ें और t के रिस्पेक्ट में फिर अवकलन ले लें, तो अगर t के सापेक्ष फिर अवकलन लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा d बाई dt और ये हो जाएगा वेक्टर cm इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई m, ये हो गया m1 और ये हो जाएगा d वेक्टर v1 अपॉन dt प्लस हो जाएगा m2 और ये d वेक्टर v2 अपॉन हो जाएगा dt और प्लस हो जाएगा m3 और ये d वेक्टर v3 अपॉन dt और प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपका mn d वेक्टर vn अपॉन dt। यहाँ याद रखे रहिएगा कि dr अपॉन dt भी होता है और dv अपॉन dt यह a होता है, त्वरण होता है, यह विस्थापन बटा समय है, यह वेग परिवर्तन की दर है, dv अपॉन dt वेग परिवर्तन की दर है। तो वेग परिवर्तन का दर जो होता है वह त्वरण के बराबर होता है। तो अब हम इसकी जगह पर लिख देंगे वेक्टर acm, यानी पिंड के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, और फिर ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन m, और फिर देखें क्या हो जाएगा, ये है m1 और ये हो जाएगा वेक्टर a1। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा वेक्टर a2 प्लस हो जाएगा m3, ये हो जाएगा वेक्टर a3 और प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया आपका mn और ये हो जाएगा वेक्टर an। अब देखें हम m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। वैसे मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करने का फार्मूला ये है, और द्रव्यमान, जैसा कि आपने हेडिंग डाला है द्रव्यमान केंद्र की गति, तो गति का मतलब वेग ही होता है। तो अगर आपको द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और अगर द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालना होगा तो इसका यूज करेंगे। अब देखें हम m का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा m वेक्टर acm इज इक्वल टू हो गया m1 वेक्टर a1 और प्लस हो जाएगा m2 वेक्टर a2 और प्लस हो जाएगा m3 वेक्टर a3 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा mn वेक्टर an।
आपको मालूम है कि F बराबर होता है m इंटू ए, तो ए त्वरण है, त्वरण सदिश राशि होती है, तो बल भी सदिश राशि होती है। अब m इंटू ए के जगह पे हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ सी एम। वेक्टर एफ सी एम का मतलब द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाला बल, और ये बराबर हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा और प्लस F2 हो जाएगा और प्लस F3 हो जाएगा और प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा Fn। तो इस प्रकार जो है ये द्रव्यमान केंद्र, अब इसको अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो ये वेक्टर एफ सी एम का मतलब हो गया यह पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर कार्य करने वाला बल। और ये जो आप F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस एंड सो ऑन Fn देख रहे हैं, यह एक्सटर्नल फोर्स है, टोटल बाह्य बल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EXT लिख दिए, एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इससे एक बात क्लियर हो रही है कि किसी भी पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर उतना ही बल लगता है जितना कि उसके ऊपर कुल बाह्य बल लगा होता है, यानी कुल बाह्य बल उसके द्रव्यमान केंद्र पर लगने वाले बल के बराबर होता है। तो ये हम लोगों ने देखा द्रव्यमान केंद्र की गति। अब हम लोग कणों के निकाय का रेखीय संवेग पढ़ेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है यही रेखीय संवेग के बराबर होता है। तो देखें ज़रा आप, अभी हम लोगों ने ये द्रव्यमान केंद्र के वेग के सूत्र का डेरिवेशन किया है। तो अब अगर हम यम का इसमें तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा MVCM वेक्टर CM इज इक्वल टू हो जाएगा M1 वेक्टर V1 प्लस M2 वेक्टर V2 प्लस M3 वेक्टर V3 प्लस एंड सो ऑन Mn वेक्टर Vn हो जाएगा। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। तो यहाँ देखें, यह द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, और ये द्रव्यमान m इंटू VCM यह द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग हो जाएगा। और ये अलग अलग कणों का रेखीय संवेग भी सदिश राशि होती है। तो ये हो जाएगा वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 प्लस वेक्टर P3 प्लस वेक्टर P4 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा वेक्टर Pn। अब अगर इसको हम एक जगह इकट्ठा कर दें तो ये हो जाएगा वेक्टर PCM इक्वल टू, इसके जगह पर हम लिख देंगे वेक्टर P। इसका मतलब ये हुआ कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग उसके द्रव्यमान केंद्र के रेखीय संवेग के बराबर होता है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, कणों के निकाय का रेखीय संवेग। तो इस प्रकार आज जो है हम लोग द्रव्यमान केंद्र कंप्लीट करते हैं। द्रव्यमान केंद्र से रिलेटेड ढेर सारी चीजें थी, इनमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, इसलिए इस द्रव्यमान केंद्र को आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।